जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज राइबोसोम्स। ये हमारे पास बेटा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है इन केस ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। दोनों के केस में बेटा ये मौजूद होती हैं, बेशक हम बैक्टीरिया की बात कर लें या बेशक यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर लें, दोनों में राइबोसोम्स मौजूद होंगे। तो डिस्कशन बेटा हमारी उसी तरह होगी। पहले हम राइबोसोम्स को डिफाइन करेंगे कि राइबोसोम्स हमारे पास क्या हैं। उसके बाद हम इनके केमिकल कंपोजिशन वगैरह की, स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन कैसी होती है। फिर उसके बाद बेटा हम लास्ट पे इनके फंक्शंस की बात करेंगे कि राइबोसोम्स हमारे सेल्स के अंदर कौन से मेन फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अगर राइबोसोम्स का हम बेसिक इंट्रोडक्शन लें तो एक साइंटिस्ट थे जी, पैलेड। ठीक है, तो पैलेड साहब ने बेटा 1955 में राइबोसोम्स को डिस्कवर किया। और राइबोसोम्स हमारे पास हैं क्या? अगर हम इनको बेटा डिफाइन करना चाहें, ठीक है, एक दो लाइन में इनके बारे में बताना चाहें, तो हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये क्या है? टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बेटा लिटल, छोटे छोटे। ग्रैन्युलर यानी कि दानेदार स्ट्रक्चर्स साखते हैं विच आर involved in which are involved in प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो आप इसको बेटा एक दो लाइन में डिफाइन कैसे करेंगे कि टाइनी ग्रैन्युलर सम spherical structures in case of both prokaryotic and eukaryotic cells which are basically involved in protein synthesis are called as ribosomes। कि राइबोसोम्स क्या हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के केस में छोटे छोटे ग्रैन्युलर और तकरीबन स्फीरिकल स्ट्रक्चर्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बेटा हम राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया बेटा राइबोसोम्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि राइबोसोम्स को डिस्कवर किसने किया और इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैन्युलर समवट spherical structures in case of both the prokaryotic and eukaryotic cells which are involved in protein synthesis। ठीक है, तो डेफिनेशन में ही बेटा आपने इनके बारे में सारा इल्म दे दिया कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इनका साइज इतना होता है, ये किन कौन कौन से सेल्स में पाए जाते हैं और इनका काम क्या है। नेक्स्ट हम बेटा बात करते हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन की। मसलन जब हमने बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा तो वहां पे मैंने उसकी केमिकल कंपोजिशन में आपको बताया कि ये प्रोटीन्स की बनी होती है और लिपिड्स की बनी होती है। फिर जब बेटा हमने बात की सेल वॉल की, तो सेल वॉल के केस में मैंने आपको बताया कि ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, काइटन वगैरह की, पेप्टाइडोग्लाइकन्स वगैरह की बनी होती है। तो आज हम अगर राइबोसोम्स की बात करें तो इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है कि ये बने होते हैं बेटा दो चीजों से मिलकर। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक बेटा आरएनए और दूसरा प्रोटीन। यानी कि केमिकली राइबोसोम्स आर मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स। वो दो कंपोनेंट कौन से हैं? एक हमारे पास है बेटा आरएनए और दूसरा है हमारे पास बेटा प्रोटीन। ठीक है, और आरएनए कौन सा? आरएनए बेटा आगे तीन तरह के होते हैं, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। जबकि
राइबोसोम्स के केस में बेटा पहले दोनों यानी कि मैसेंजर या ट्रांसफर आरएनए नहीं होते। राइबोसोम्स बेसिकली बनते हैं किसके? राइबोसोमल आरएनए के। ठीक है, तो इन दोनों कंपोनेंट्स के मौजूद होने की वजह से हम राइबोसोम्स को बेटा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कम्प्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये चीज जो है ये आपने एमसीक्यू के लिए भी याद रखनी है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद रखनी है। मसलन पेपर में वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कम्प्लेक्सेस, जस्टिफाई इट। तो आप उसकी वजाहत कैसे करेंगे कि जो राइबोसोम्स हैं हमारे पास ये बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन्स के, और आरएनए कौन सा? राइबोसोमल आरएनए। तो इन दोनों की मौजूदगी की वजह से हम इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कम्प्लेक्सेस कह सकते हैं। फिर वो इनकी प्रेजेंस की बात करता है या लोकेशन की। ठीक है, कि ये एक यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे पाए जाते हैं और एक प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपकी बुक में तो बेटा इसने यूकैरियोटिक सेल का ही मेनली डिस्कस किया है कि एक यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ हम कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल की बात भी करेंगे। तो यहाँ पे वो बेटा कहता है कि इसकी मेन ये दो फॉर्म्स में एक यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है जी, एक यूकैरियोटिक सेल में बेटा राइबोसोम्स मेनली दो हालतों में पाए जाते हैं, दो जगहों पे पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? एक तो बेटा ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़े होंगे। दूसरा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नल आउटर सरफेस है या उसके ऊपर बेटा ये पाए जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल में आपकी बुक के मुताबिक राइबोसोम्स दो हालतों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा वो फ्रीली पड़े हैं यानी कि किसी भी चीज के साथ अटैच नहीं है। दूसरा, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्ने हैं उनकी जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा आप एक और पॉइंट भी याद रखेंगे कि इन दोनों जगहों के अलावा यूकैरियोटिक सेल अगर है एनिमल सेल, कौन सा है जी? एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के केस में जो राइबोसोम्स हैं बेटा वो एक तीसरी जगह पे भी पाए जाते हैं और उस तीसरी जगह का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और अगर वो यूकैरियोटिक सेल है प्लांट सेल, तो उस प्लांट सेल के केस में ये चौथी जगह पे भी पाए जाते हैं। वो चौथी जगह कौन सी है? तीसरी तो माइटोकॉन्ड्रिया होगी और चौथी बेटा हो गई क्लोरोप्लास्ट। ये पॉइंट बेटा आप याद रखेंगे। ठीक है, कि यूकैरियोटिक सेल के केस में साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़े होने के अलावा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने की सरफेस के साथ अटैच होने के अलावा राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो दूसरी तरफ बेटा अगर हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में बेटा आपको पता है कि ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही राइबोस, ना ही क्लोरोप्लास्ट है, ना ही बेटा उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो लिहाजा फिर बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो राइबोसोम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स रहते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर या रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच नहीं होते। बस इन लोकेशंस को बेटा आपने याद रख लेना है
कि यूकैरियोटिक सेल के केस में ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली भी पड़े हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्ने की आउटर सरफेस के साथ भी अटैच्ड हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जा सकते हैं, और अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो उनके केस में ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जा सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ना ही तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही क्लोरोप्लास्ट है, ना ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो लिहाजा ये उन तीनों जगहों पे नहीं हो सकते। इनकी सिर्फ एक ही लोकेशन होगी, एक ही हालत होगी, वो कहाँ पे कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्रीली पड़े रहेंगे। उसके बाद बेटा आ जाते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ कि राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में बेटा पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि ये तकरीबन साइज में छोटे छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, ग्रैन्युलर यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे दानेदार साख्तें ये नजर आती हैं, और समवट स्फिरिकल यानी कि तकरीबन तकरीबन ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्फिरिकल से नजर आते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर की बेटा अगर बात की जाए तो इनका स्ट्रक्चर जो है ना वो दो सब यूनिट्स का बना है, यानी कि दो इकाइयों से मिलकर एक पूरा राइबोसोम बनता है। उन इकाइयों में से एक बड़ा सब यूनिट है और एक छोटा सब यूनिट है, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो फिर हम बेटा इन दोनों के मिलने से कहेंगे कि हमारे पास एक कंप्लीट राइबोसोम है। अगर ऐसे हो ना कि हमारे पास या सिर्फ छोटा सब यूनिट हो या सिर्फ बड़ा सब यूनिट हो, तो हम उसको बेटा कंप्लीट राइबोसोम नहीं कह सकते। कंप्लीट राइबोसोम के लिए जरूरी है कि बड़ा और छोटा सब यूनिट दोनों आपस में कंबाइन करें तो फिर वो मिलकर कंप्लीट राइबोसोम बनाएंगे। नेक्स्ट बेटा वो बात करता है कि अगर हम राइबोसोम्स के इन सब यूनिट्स की बात करें तो इनमें से बड़ा जो सब यूनिट है उसको हम लार्ज या बड़ा क्यों कह रहे हैं, और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसको हम स्मॉलर या छोटा क्यों कह रहे हैं। तो ये असल में बेटा इनको मियर करने के लिए एक यूनिट है, ठीक है, उस यूनिट का नाम है बेटा स्वेडबर्ग यूनिट्स, SVEDBERG, स्वेडबर्ग यूनिट। तो जो बड़ा सब यूनिट है ना बेटा उसकी जो मियरमेंट के स्वेडबर्ग यूनिट्स हैं वो 60 होते हैं, जबकि छोटा जो सब यूनिट है ठीक है उसके कितने यूनिट्स हैं जी 40 तो लिहाजा इसकी स्वेडबर्ग यूनिट की जो मियरमेंट है वो स्मॉलर होने की वजह से हम इसको स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं, और जो बड़ा सब यूनिट है उसके स्वेडबर्ग यूनिट की पैमाइश ज्यादा होने की वजह से हम उसको लार्जर सब यूनिट कहते हैं। लेकिन जब ये बेटा दोनों आपस में मिल जाएंगे ना, यानी कि बड़ा और छोटा दोनों कंबाइन कर जाएंगे, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इनका जो कलेक्टिव यूनिट बनता है ना वो होता है 80 स्वेडबर्ग यूनिट। वो होता है क्या जी 80 स्वेडबर्ग यूनिट। हालांकि आप तो कहेंगे कि सर हम 60 और 40 ऐड करेंगे तो ये तो कंप्लीट राइबोसोम का होना चाहिए 100S, लेकिन ये 80S क्यों है। तो ये बेटा जो स्वेडबर्ग यूनिट है ना आगे जाके मैं इसको लास्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें कमी क्यों आई है, ठीक है, या इसको हमने 100 क्यों नहीं कहा 80 क्यों कहा है। यहाँ पे सिर्फ आप याद रखेंगे कि यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाने वाले जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स हैं वो होते हैं 80S के, यानी कि कंप्लीट राइबोसोम होता है 80 स्वेडबर्ग यूनिट्स का, उसका लार्ज सब यूनिट होता है 60 स्वेडबर्ग यूनिट का, और स्मॉलर सब यूनिट होता है 40 स्वेडबर्ग यूनिट का। जबकि दूसरी तरफ जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल का बेटा जो कंप्लीट राइबोसोम होता है वो होता है 70 स्वेडबर्ग यूनिट का, और जो उसका लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है बेटा 50 स्वेडबर्ग यूनिट का, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है बेटा वो होता है 30 सब यूनिट का। जबकि ये भी 50 और 30 80 होना चाहिए, ये 70 क्यों है इसकी हम लास्ट पे जाके बात करते हैं। अभी के लिए सिर्फ आप इनके बेटा सब यूनिट्स की वैल्यूज को याद रखेंगे। पेपर में अक्सर एमसीक्यूज बेटा पूछा जाता है कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो कितने स्वेडबर्ग यूनिट का कंप्लीट राइबोसोम होता है 80S का, प्रोकैरियोटिक
सेल का कंप्लीट राइबोसोम होता है 70s का। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम का जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है वो 60s का होता है। प्रोकैरियोटिक का लार्जर होता है बेटा 50s का। और जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है 40s का। और प्रोकैरियोटिक का स्मॉलर सब यूनिट होता है बेटा 30s का। ठीक है जी। एक और इंटरेस्टिंग चीज बेटा यहाँ पे जो आप याद रखेंगे वो क्या है कि अभी जो मैंने बेटा बात की है ना कि यूकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी राइबोसोम्स रखते हैं। तो उनमें बेटा जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो 70s वाले होते हैं, जबकि जो साइटोप्लाज्म वाले होते हैं या RER की सरफस वाले होते हैं वो होते हैं बेटा 80s वाले। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो राइबोसोम्स हैं वो किससे मुशाबहत रखते हैं, किसके आइडेंटिकल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स के। ठीक है। जबकि उनके जो साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफस वाले राइबोसोम्स हैं वो बेटा 80s वाले होते हैं। ये चीज आपने कहीं ना कहीं बेटा ये आपको MD कैट में या कहीं और ये चीज आप लोगों को पूछ ली जाएगी, तो इस चीज को आपने याद रख। तो यहाँ पे बेटा हमने बात कर ली कि जो यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स हैं वो कंप्लीट राइबोसोम 80s का होता है, जिसमें से लार्जर सब यूनिट 60s का था और स्मॉलर 40s का था। जबकि दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s के होते हैं, जिसमें लार्जर 50 का था और स्मॉलर 30 का था। नेक्स्ट आगे आ जाए बेटा कि ये जो दोनों सब यूनिट है ना, लार्जर और स्मॉलर, लार्जर और स्मॉलर, आमतौर पर यानी कि जब तक इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करना होता उस वक्त तक बेटा ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे से अलहदा रहते हैं। ठीक है। ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, अलहदा रहते हैं। लेकिन जब इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होगा तो फिर ये एक दूसरे के साथ आके जुड़ते हैं। फंक्शन इनका क्या है बेटा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये बेटा जरा पॉइंट गौर से सुनिएगा। मैंने क्या बताया बेटा यहाँ पे कि जो बड़ा सब यूनिट है 60s वाला और जो छोटा सब यूनिट 40s वाला है, आम तौर पे ये सेपरेट रहते हैं। कब सेपरेट रहते हैं, जब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते। फंक्शन क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। लेकिन जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होगी फिर दोनों आपस में अटैच होते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस बेटा ये कैसे करते हैं, ये मैसेंजर आरएनए जो होता है ना बेटा, मैसेंजर आरएनए mRNA, ये उससे बेटा प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो तब क्या होता है कि जब बेटा जब मैसेंजर आरएनए इनके पास आएगा प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाने के लिए, तो सबसे पहले उसके साथ क्या होता है जी, छोटा सब यूनिट अटैच करता है। मैंने अभी बेटा आपको क्या बताया कि राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन को तैयार करवाना। प्रोटीन इन्होंने किससे तैयार करवानी है, मैसेंजर आरएनए से। तैयार कैसे होगी कि जब मैसेंजर आरएनए प्रोटीन तैयार करवाने के लिए इनके पास आएगा तो वो सबसे पहले आके अटैच होगा, जुड़ेगा किसके साथ, स्मॉलर सब यूनिट के साथ। ये बेटा स्मॉलर है, ठीक है, ये वाला सब यूनिट, और ये उसके साथ आके मैसेंजर आरएनए जुड़ गया। फिर क्या होता है, फिर लार्जर सब यूनिट आके इसके साथ जुड़ेगा। पहले ये अलहदा था उससे, लेकिन अभी प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना जरूरी है तो लिहाजा ये भी उसके साथ आके जुड़ जाएगा। लेकिन इन दोनों की अटैचमेंट होगी तब जब बेटा एक आयन जो है वो मौजूद होगा। वो आयन क्या है, मैग्नीशियम आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि कौन सा आयन है जो स्मॉलर और लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट्स की अटैचमेंट को फैसिलिटेट करता है। तो वो कौन सा आयन है बेटा, मैग्नीशियम आयन। यानी कि जब छोटे सब यूनिट ने
बड़े सब यूनिट के साथ मिलना है तो उन दोनों की अटैचमेंट कौन करवाएगा बेटा? मैग्नीशियम आयन। ठीक हो गया। और फिर बेटा ये क्या करेंगे, ये 80 स्वेडबर्ग यूनिट यानी कि कंप्लीट राइबोसोम बना लेंगे, और वो कंप्लीट राइबोसोम आगे जाके क्या करेगा? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन की तैयारी करेगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक और पॉइंट है, पोलीसोम्स। ठीक है, पोलीसोम्स। पोलीसोम्स क्या है? देखिए बेटा, मैंने अभी आपको क्या बताया जी कि राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन्स को तैयार करना, और प्रोटीन्स इन्होंने किससे तैयार करनी है? मैसेंजर आरएनए से। यानी कि मैसेंजर आरएनए के पास बेटा मखसूस किस्म के कोड होते हैं, ठीक है, जिन कोड्स को ये क्रैक करके अमाइनो एसिड्स को अटैच करवाते हैं, और उन अमाइनो एसिड्स की अटैचमेंट से प्रोटीन बनवाते हैं। तो पोलीसोम्स क्या है कि जब एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ, यानी कि ये बेटा एक सिंगल मैसेंजर आरएनए था, ठीक है, और इसके साथ आपके अगर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाएं, यानी कि एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम बेटा अगर एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ आके जुड़ जाएं, किस लिए? ज्यादा प्रोटीन्स तैयार करवाने के लिए, यानी कि प्रोटीन की ज्यादा कॉपी तैयार करवाने के लिए, या प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए। तो इन तमाम राइबोसोम्स को बेटा हम फिर कलेक्टिवली क्या कहेंगे? पोलीसोम्स। पोलीसोम्स बेटा क्या है कि जब एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ आकर बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ जाएं, किस लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस को स्पीड अप करने के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कॉपीज कम वक्त में बनवाने के लिए। तो उन सब को कलेक्टिवली बेटा हम क्या देते हैं? पोलीसोम्स। तो ये भी बेटा हमारे पास इसका राइबोसोम्स का एक स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है, ये इसके साथ आके बेटा मैसेंजर आरएनए जुड़ गया, फिर आके ये लार्जर सब यूनिट जुड़ गया। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि मैसेंजर आरएनए के पास ये जो कोड थे ये इनको क्रैक करता जा रहा है, और उन कोड्स के मुताबिक ये बेटा ये अमाइनो एसिड ये जो है जिनको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इन अमाइनो एसिड्स को जोड़ता जाएगा, और ये बेटा क्या बनाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन। ठीक है, तो आपकी बुक में बेटा एज सच इनका स्ट्रक्चर तो नहीं लिखा गया या दिखाया गया, आप इस तरह से कोई रफ सा स्ट्रक्चर साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आगे हमारे पास जो पॉइंट है, हमने राइबोसोम्स की डेफिनेशन की बात भी कर ली, उनको किसने डिस्कवर किया वो भी डिस्कस कर लिया, फिर उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ा, फिर उनके स्ट्रक्चर में कितने यूनिट्स होते हैं, वो कब मिलते हैं, एटसेट्रा, और उनका फंक्शन क्या है, ये सारा बेटा हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम बात करेंगे कि बेटा राइबोसोम जो हैं ये बजाते खुद कहाँ पे तैयार होते हैं, यानी कि अगर इनका फंक्शन देखा जाए, राइबोसोम्स का फंक्शन देखा जाए, तो इनका बजाते खुद फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन्स की फैक्ट्रीज हैं, यानी कि प्रोटीन्स को तैयार करवाती हैं, किससे? मैसेंजर आरएनए से। लेकिन सवाल ये है कि खुद कहाँ पे बेटा ये तैयार होते हैं? तो इनकी तैयारी बेटा कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल का बेटा जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल का बेटा जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा एक रीजन होता है, ठीक है, उस रीजन को हम कहते हैं बेटा इस रीजन को बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां पे बेटा राइबोसोम्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेटा राइबोसोम्स जो हैं ये तैयार किए जाएंगे इस तरह से, यानी कि, और फिर इन तैयार किए गए राइबोसोम्स को बेटा
इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने बेटा क्या बताया कि राइबोसोम्स कहाँ पे तैयार होते हैं? यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन है, मखसूस किस्म का रीजन। उस रीजन का नाम क्या है बेटा? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस में क्या किया जाता है? राइबोसोम्स को तैयार किया जाएगा। ठीक है। और फिर जब ये तैयार कर लिए जाएंगे, तो इनको तैयार करने के बाद बेटा न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, ताकि वहां पे जाके जो अपना फंक्शन यानी कि प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाने वाला जो काम है उसको परफॉर्म कर सके। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज कि हमने बेटा केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स में क्या पढ़ा था कि राइबोसोम दो चीजों से बने होते हैं, एक राइबोसोमल आरएनए और दूसरा प्रोटीन। तो ये चीज आपने बेटा याद रखनी है कि राइबोसोम्स को बनाने के लिए जो राइबोसोमल आरएनए है ना, ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है, लेकिन जो प्रोटीन्स चाहिए वो साइटोप्लाज्म से मंगवाई जाती है। ये चीज आपने बेटा याद रखनी है कि राइबोसोम्स बने होते हैं किसके? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स के। क्लियर? और इनको बनाने वाला बेटा जो राइबोसोमल आरएनए है, वो तो न्यूक्लियोलस के अंदर यानी कि न्यूक्लियस में ही बनेगा, लेकिन इनको बनाने वाली जो प्रोटीन्स हैं बेटा वो साइटोप्लाज्म से मंगवाई जाती हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा आपकी बुक में जितना भी राइबोसोम्स से रिलेटेड उसने डिस्कस किया था, उसको हमने पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया। पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद हमने इसके डिस्कवरर का नाम देखा, केमिकल कंपोजिशन में यानी कि ये किन किन चीज़ों से बने होते हैं वो देखा। उसके बाद बेटा हमने इनके स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स कितने होंगे उनकी बात की। स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स के बाद हमने इनके फंक्शंस की बात की, और फिर इनकी जो सिंथेसिस साइट है यानी कि ये कहाँ पे तैयार होते हैं उस सिंथेसिस साइट के बारे में बेटा हमने बात की।